देखो तो एक्टिव मास क्या हुआ, एक्टिव मास क्या हुआ, इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा याद रखना है मेरी बात को, आपको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आप खुद सोचो स्टार्टिंग में कौन मिलेगा आपको, रिएक्टेंट या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस, किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। हमने किससे डिनोट किया इसको, कौन से ब्रैकेट से, और किसी ब्रैकेट से नहीं करते, ठीक है। अब दो चीजें बता रहा हूं मैं, इधर देखो रिएक्शन हमारे पास है, मैंने बोला अगर ये 1 मोल लिखा है और मैंने अलग से एक बात लिख दी वाली ए पर, अंतर है दोनों में कि नहीं है, क्या अंतर है, दिस इज मोल, दिस इज कंसेंट्रेशन, दिस इज कंसेंट्रेशन, या फिर अच्छे से बोलें तो क्या है ये, एक्टिव मास, अच्छे से बोलें तो क्या है ये। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत महीन, बहुत डीप बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर समझ में आया बढ़िया बात, वरना फर्क उतना नहीं पड़ना, फिर भी लेकिन देखो एक एक्टिव मास क्या होता है, अपन एक बार फील करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मेरे पास 5 मोल था, ये कितना होगा, 0 होगा, एक ही ले देते हैं, देख लेना एक बार, है ना। कुछ टाइम बाद क्या हुआ आप सब जानते हो, वही अपन जहाँ तक पढ़ेंगे वो क्या होगा कि जी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 रह जाएगा, जी कितना हो जाएगा, 5। अब आपसे बोला बताओ फाइंड आउट एक्टिव मास, आप क्या करोगे, एक्टिव मास इक्वल टू 5 मोलर, सिंपल सी बात। या तो रिएक्टिंग स्पीसीज कम करके देख लो आप, या फिर ये आप बड़ा हुआ देख लो, क्या हुआ, 5 मोलर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, या अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने आपको लिखाया था भी, ये बोल सकते हैं इस बात को। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि हर बार यही बोलेंगे क्या, हर बार यही बोलेंगे क्या, ये वाली बात मेरे को बताओ कि हर बार ये बोल सकते हैं कि और भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है वो बताओ मेरे को। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 5 मोल रखा रहने देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मेरी रिएक्शन खत्म हो गई है, ये बचा 1 मोल, ये कितना होगा, 4 मोल। आप कौन बताएगा मेरे को एक्टिव मास कितना है, एक्टिव मास 4/1 4 ही होता है वो तो, बताओ। अब एक्टिव मास होगा 4 मोल। अब ये क्या हो, ये तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये तो सब कुछ खेल ही उल्टा पड़ गया, बात एक ही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बन गया। तो अब आप बोलो सर आपने उल्टा लिखा दिया, हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट लिखाया था आपने, तो हमने तो वही लिखाया था, अभी तो हमारा सही आ गया था, यहाँ तो उल्टा हो गया केस। क्योंकि आप बताओ ना, 4 तो किसकी है, इसी की तो है। लेकिन ये सिंपल सी बात समझो, एक्टिव मास खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है, दैट इज एक्टिव मास, ऐसा मास जो एक्टिवली काम कर रहा हो। 5 में से कितने मोल ने एक्टिवली काम किया है, 4 मोल। देखो मोल और एक्टिव मास अलग चीज़ होगी ना, एक्टिव मास तो आपको मोलर में आता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कितना हुआ, 4, तो अपन अब ऐसे बोले कि द मास ऑफ, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन, ये बात सही है, बताओ। जैसे मैंने बोला मेरे पास ये 2 मोल बचा है, यहाँ कितना होगा, अब एक्टिव मास कितना, चेंज हो गया। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास जो 4.9 मोल रह गया, तो कितना है पार्टिसिपेट किया इसने, 0.1 ने, एक्टिव मास क्या हुआ, 0.1। हम ये नहीं बोलेंगे 4.9 या 5, ये नहीं बोल पाएंगे, एक्टिव मास क्या होता है, ये होता है। लेकिन इतनी डीप बात का अपन को उतना मतलब समझना नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज़ मिलेगी वो हमें डायरेक्ट मिलेगी, इसका एक्टिव मास इतना है, इसका एक्टिव मास इतना, हम आंसर करते जाएंगे आराम से, क्लियर। अब वही वाली बात आप सब लोग जानते हो कि एक्टिव मास क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। यही क्या होता है, मोलैरिटी, यही क्या होता है, कंसंट्रेशन। आगे बढ़े क्या, मोल माने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में आएगा तो ऊपर क्या लगाएंगे, हमने पढ़ा है किसमें, सॉल्यूशन में, कर पाओगे आराम से।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर उसने हमसे बोल दिया कि हमें मतलब ही नहीं है कि वेट वॉल्यूम क्या है, उसने बोला कि हमने तो आपको डेंसिटी दे दिया। क्या दे दिया? डेंसिटी दे दिया। इफ डेंसिटी इज गिवन तो क्या होगा? आप सब लोग देखो एक बार, बताओ मेरे को यहां से, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ये क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू ये क्या है? 1000 अपॉन में, अब फिर से छोटी सी बात, 1000 कब आएगा? जब डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? खुद सोचो आप, अगर मिलीलीटर में नहीं होता तो 1000 आता क्या? नहीं आता। अगर 1000 नहीं आता तो 1000 यहाँ आता कि नहीं आता? नहीं आता। तो क्या बोलोगे? इन ग्राम पर ml, डेंसिटी इक्वल टू ग्राम पर ml। और ये लिखाऊं क्या अलग से कि 1000 हटा देंगे? ये वो वाली बात कर पाओगे ना आराम से? अभी क्वेश्चन करा देंगे, सब समझ आ जाएगा। तो ये आपका एक अलग सा फॉर्मूला बनता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको याद करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे तो यहाँ से बना सकते हो आप, करोगे तो यहाँ से सीधा कर सकते हो क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत एक्टिव मास में? इतनी एक्टिव मास है बस। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन। उससे पहले इसे लिखो और एक लाइन लिखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव मास में। पहले इसको लिखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखाऊंगा एक्टिव मास के लिए, काफ़ी लोगों को याद भी होगी। ml में है। हाँ, नहीं, लीटर में होगी वॉल्यूम। वो तो ग्राम में ही रहेगा भाई, ये तो ग्राम में रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा ग्राम में? बिकॉज ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, वो तो अपने आप कैंसिल है पहले से। बस दिक्कत इसकी है, ठीक है। अगर ये लीटर में रहेगा तो हट जाएगा। हाँ भाई, 11 में किसी को कुछ याद है कि सॉलिड के लिए अपन क्या लेते थे एक्टिव मास? किसी को कुछ भी याद हो? 1। बहुत बढ़िया, याद है। तुक्का, तुक्का एक ही लगा। इसको लिख लिया। वो नहीं बोल रहा हूँ, ml। देखो भाई, इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। द एक्टिव मास ऑफ, लगा लो स्टार, लगा लो इस पर। द एक्टिव मास ऑफ, द एक्टिव मास ऑफ, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, active mass of solids and pure liquids, the active mass of solids and pure liquids is always 1, is always 1। आप सब लोगों को सॉल्यूशन याद है? वेपर डेंसिटी याद है? हमने क्या बोला था कि वेपर डेंसिटी हमारी चल रही, सबको सही पढ़े चल रहा है। हमने क्या करा, ऊपर से सॉल्यूट मिला दिया तो वेपर डेंसिटी कम होती थी उसकी। तो उससे पहले जो लिक्विड था वो हमारा कैसा था? प्योर था। तो उस प्योर का अगर पूछेगा कोई एक्टिव मास तो क्या होगा? 1 होगा। सॉलिड कोई भी हुए, कोई भी सॉलिड हुए, सबका क्या होगा? 1। अब चलो 3 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, मतलब करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कर लोगे आराम से। पहला क्वेश्चन, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, 8.5, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन 0.5 लीटर, 0.5 लीटर बेसल, मतलब बर्तन। 8.5 ग्राम अमोनिया इज प्रेजेंट इन 0.5 लीटर वेसल, मतलब बर्तन। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। कुछ अगर कर लेता कुछ नया कुछ यार, वरना बैठक है के लिए। फिर फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, तो कर ले अपन। ओए 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 अपना कर ले। एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, करो आराम से, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया, करना
ml। आंसर आएगा आपका, आंसर तो है ही नहीं इसमें यार, 8.5/17। इसका आंसर आएगा 1 मोलर। आ गया? वन। कुशाग्र कॉपी भूल गया क्या आज? कुछ लिख ले भाई, मेरी इज्जत रख ले कम से कम। अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो उतनी इज्जत रख ले, कम से कम कॉपी खोल के सामने तो रख ही ले, भले मत ले। उससे बढ़िया वही लोग जो आई नहीं है, कम से कम दिख तो नहीं रहे। नहीं आंसर नहीं बोल रहा मैं, जो बच्चे नहीं आए। हाँ 1 बोलो, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर क्या है? सही है ना? नहीं आया? एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है? बोला लीटर में क्यों आएगा? आराम से करें, चलो देखो इधर देखो। अपन को क्या पूछा है? एक्टिव मास। क्या दिया है? ग्राम एंड लीटर। हम सब जानते हैं एक्टिव मास होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल दिया नहीं है, निकाल सकते हो। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 8.5 ग्राम है। किसकी बात कर रहे हैं? अमोनिया। कितना वेट होता है? 17 अपॉन में 17। मोल खत्म, मोल वाली बात खत्म। वॉल्यूम 0.5। ऊपर 1000 लेंगे क्या? लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? लीटर दिया है। जिसको 1000 लेना है वो एक काम करे, पहले 500 ml कर दे, फिर 1000 ले ले। वो वाला काम कर दे, ऐसे वाला उल्टा वाला काम। तो एक्टिव मास क्या हुआ? ऊपर कितना आया? 0.5। नीचे कितना आया? 0.5। आंसर कितना आया? 1 मोल। सिंपल। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसको करने के बाद। डायरेक्ट मतलब? अच्छा आप इसको इंटू कर देते ना तो 8.5 आता, वो भी काट देते, एक ही बात। 1 मोलर, 1 मोलर वो लिखा है। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीटर दिया था ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना भैया। एक्टिव मास ऑफ, स्टार लगा लेना। एक्टिव मास ऑफ 2 मोल, एक्टिव मास ऑफ 2 मोल NaCl, 2 मोल NaCl है ना, सोडियम NaCl केप्ट इन 4 लीटर वेसल। दोबारा बोलना पड़ेगा। 58.5 भाई। एक्टिव मास ऑफ 2 मोल NaCl है ना, NaCl केप्ट एट वेसल 4 लीटर, वेसल ऑफ 4 लीटर। बताओ आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर आएगा 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 में। क्वेश्चन था एक्टिव मास ऑफ 2 मोल NaCl केप्ट इन वेसल ऑफ 4 लीटर। नहीं मैंने क्या बोला? 1 सेकंड में आंसर आएगा। जरूर नहीं कि सही है गलत है। सही है 1 सेकंड में आंसर। हाँ भाई, पुराने चावल क्या नाम है? भूल गया नाम इसका यार मैं। हाँ पिपल भाई। आंसर नहीं आया? एक्टिव मास कितना 117। आगे वाले खत्म, पीछे वाले तीनों मूर्ति। समय भाई आपका गलत। आपके आगे दोनों, आपके आगे चारों गलत। अरे कोई तो होता क्लास में यार जो आंसर देता, खुश हो जाता मैं। नहीं आंसर नहीं। NaCl कभी देखा है? बस मैंने बोला था 1 सेकंड में आंसर आएगा। NaCl क्या होता है? नमक। नमक कैसा फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। अगर आपको आगे याद रखना, ऐसे कर लेना, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल अपॉन
वॉल्यूम मोल कितना दिया है 2, मोल जो दिया है 4 बराबर में 0.5, इसे काट लेना, इसे काट लेना। NaCl इज सॉलिड, सो एक्टिव मास इज 1 मोलर। 15-16 साल पहले MPPMT में क्वेश्चन आया था ये वाला, बताओ। MPPMT में ऑप्शन दिए थे उसने 1, 0.5, 0.25, नन। MPPMT है भी नहीं वैसे, क्या फर्क पड़ता है। अरे तो अभी जो है उससे मतलब है ना। तू वो जानता है CPMT क्या होता है? CPMT क्या होता है जानता है? क्या होता है? तो तू क्या नीड करेगा फिर? क्या यार तुम्हारे CPMT होता था यूपी का PMT, यूपी का PMT। आगे आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं 2 और बचे हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ बेंजीन। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ बेंजीन। कोई जिन्हें पूछना बेंजीन का मास क्या है, तुम लोग लगातार ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ बेंजीन। एक्टिव मास, मैंने एक्टिव मास ही पढ़ाया है। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ बेंजीन which have density 1.56 ग्राम पर ml, which have density 1.56 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। भाई पिछला क्वेश्चन याद रखना यार। हाँ क्वेश्चन खत्म। 78। क्वेश्चन लिख लिया? मैं करूँगा अभी, बताया क्या हो रहा है करना। हैं 78 होता है, 78। हाँ 20, मतलब तब भी 20 मतलब क्या है? मतलब तब भी 20 मतलब पहले ही 20 आया था, कैसे 20 कर पाओगे? डेंसिटी दिया हो तो एक्टिव मास होता है डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में। अच्छा 1000 क्यों लिखा हमने? बिकॉज ml दिया था। डेंसिटी कितना है 1.56, ऊपर 1000 अपॉन में 78, कितना हो गया 20। किस में? मोलर में। इसके बाद प्योर लिक्विड, मैंने ये बोला था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉल्यूशन का, हम बात करते हैं ना उसके बारे में, वेपर डेंसिटी के बारे में। तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसमें हम सॉलिड मिलाते हैं, उससे क्या होता है वेपर डेंसिटी कम हो जाती है ना। तो जो प्योर वाटर है ना उसके लिए कितना होगा 1। बेंजीन नहीं है, ठीक है। मैंने प्योर लिक्विड बोला, लिक्विड नहीं बोला। लास्ट क्वेश्चन इसका एक्टिव मास का 3 लाइन रह गई। तब तक तुम लोग लिखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ मिलीग्राम, मिलीग्राम। समझ में आ रहा है? मतलब बतराने था भूल गए तुम लोग, बताओ ना। 2.2 मिलीग्राम वेसल, वेसल। अच्छा मिली माने होता है -3, ये तो पता होना चाहिए यार। मिली माने -3 और नैनो माने -9, ये नहीं पता जी।
पिको माने -12, एंगस्ट्रॉम माने -10, फर्मी माने -15। तुम लोग मिलीग्राम अगर नहीं आता फिजिक्स से कैसे कर लेते हो? तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है। अच्छा छेको क्या बोलते हैं? छेको -6 माइक्रोग्राम। 2.2। अरे भाई नवनीत कैसे पहुंच गए पीछे? क्या हो गया? तुम लोग 12th में आ गए, लेकिन कोचा कहाँ छीन छोड़ी तुम लोगों ने? मतलब 5000 एक ही। देखते हैं भाई, करके देखता हूँ। देखते हैं। अरे मुझे भी कर लेने दो। .05। एक मिनट रुको। 0.005 सही बोला। सिंपल। क्या हो रहा है? बच्चे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? सिंपल सी बात है भाई, हम जानते हैं कि होता क्या है एक्टिव मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि ये दिया है मिलीलीटर में, ऊपर क्या आएगा 1000। बताओ वेट कितना है? 2.2 मिलीग्राम, मतलब -3000 अपॉन 44 10। देखो इधर देखो, कैंसिल। 22/4400 1/100 1/200 5 × 10⁻³ क्या पूछा था? एक्टिव मास। जल्दी करो इसको। नेक्स्ट जो बात कराने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस कम रहते हैं। -2 को -3 कर दिया। अरे 0.5 में -2 आ रहा था, 5 -3 हो गया। 0.005 है। 0.005 2 जीरो आएंगे बीच में। एक ही बात है। क्या होगा? हाँ होगा ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 0.005 आंसर है यार। नेक्स्ट हेडिंग लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लगाओ कोमा में आ जाओगे तो समझोगे नहीं। ऐसा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम समझना है बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। LOMA। टाइम बचाने के लिए लोमा बोलेंगे इसको। देखो इट इज बता रहा हूँ ना। देखो इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन देख लो। हाँ फुल फॉर्म लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बताओ कहाँ से कर रहा था? याद करो, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला था कि लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी आती है, और अगर हम बिल्कुल याद है यार तुम लोगों को, काफ़ी अच्छी बात है यार। सही है यार, पढ़ाना सवार हो गया यार। इतनी बात याद है ना, बहुत बड़ी बात होती है। देखो गिवन वाई गोल्डबर्ग एंड बागे, स्पेलिंग देख लूं बागे की?
WAG सही है, डब्लू गोल्डबर्ग नहीं है, गोल्डबर्ग है, गोल्डबर्ग एंड बागे। अब लिखो अकॉर्डिंग टू लूमा। अब मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू लूमा। भाई 15-20 मिनट याद ध्यान दे लो यार, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लिखना लिखाना होता रहेगा, जो समझना है वो समझना जरूरी है। पहले लिख लो, पहले लिख लो, समझाना ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू लोमा, इसमें लिखोगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कृपया बातें ना करें, बहुत ज़रूरी बातें हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोमा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सब बात जितनी बातें लिखा रहा हूँ, जितनी लाइन लिखा रहा हूँ, जितने सब लिखा रहा हूँ, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, रुको रुको रुको, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, किसका एक्टिव मास? ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहां तक हो गया। रेज्ड, आगे लिखोगे रेज्ड टू द पावर ऑफ, रेज्ड टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, आगे लिखो जस्ट इसमें रेज्ड टू, मैंने लिखा है रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक, पावर ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, सब जानते हो आप इसको, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। गुड आफ्टरनून सर। दोबारा बोलें, सबने लिख लिया होगा, कॉपी की तरफ देखो अपने। मैंने बोला, अरे भाई अकॉर्डिंग टू लूमा मैंने बोला, सब लोग कॉपी देखो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आप सब लोग पढ़ चुके कहाँ पर? केमिकल काइनेटिक्स में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, मतलब एक्टिव मास का इनटू, प्रोडक्ट माने इनटू, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ किसका एक्टिव मास? रिएक्टेंट का, आगे रेज टू द पावर ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बात समझते हैं क्या है इसको, समझो बात। मैंने बोला M1A प्लस M2B N1C प्लस N2, भाई समझ लो, बहुत ज़रूरी बात है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं इसके लिए लिखता हूँ, बस ये बात याद रखना कि अभी अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं कैसे, जे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जे रेट ऑफ, आपको ये नहीं बोलेगा कि सर आपने ऊपर फॉरवर्ड क्यों लिख दिया, अपन तो उसको भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड, अपन सिंपल वे में, नॉर्मल वे में ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको बताया था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहली बात, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट मतलब इनटू किसका? रिएक्टेंट का, मतलब कौन कौन? ए और बी, सही बात। रिएक्टेंट कौन दिख रहा है आपको इसमें? ए और बी दिख रहे हैं भाई, M1 M2 तो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके। अच्छा, इनका क्या? एक्टिव मास। हमारे पास बहुत बड़ी एक लग्जरी इस समय कि हमारे पास एक्टिव मास दिखाने के लिए ब्रैकेट है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और क्या साथ में था? प्रोडक्ट, मतलब दोनों का इनटू, अगर नहीं लगा इनटू तो भी एक ही बात है। लास्ट में था रेज टू द पावर ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या है? M1, इसका क्या है? M2। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। बिल्कुल माइंड खोल लेना, कॉन्शियस हो जाना, ये वाली बात समझ में आ गई तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपका आधा मुट्ठी में आ गई, समझा दूंगा। जिसको समझ में नहीं आई वो दोबारा देखता है बैकवर्ड के लिए। चलो पहले यही देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे बोला मैंने आपसे, समझना भाई? नहीं, फिर भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जा रुका हूँ मैं,
जा रुका हूँ ना, चले समझ में नहीं आया फिर भी जा रहा है। चलो भाई अब बोल सकता हूँ वाली बात में कि नीट कैसे करेगा, अब वाली बात बोल सकता हूँ। तो यार हद करते तुम लोग यार। देखो समझ चला जा भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पहली बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दूसरी बात प्रोडक्ट मतलब दोनों का इंटू कर दिया, तीसरी बात एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए आ गया बी आ गया, एक्टिव मास आ गया ब्रैकेट, चार बार रेज टू द पावर ऑफ, दोनों का अपना अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए का कितना है m1, बी का कितना है m2, बताओ। ये कोई सोफी मतलब सोफानी चीज़ नहीं है कि अपने ब्रैकेट लगा दिया अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो भी कराऊंगा। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख कर देखें अपन, कौन बताएगा मेरे को ये, कोई बताओ देख लो वैसे पढ़ो। अच्छा मैंने यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन में जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो अपने आप आपको पता होगा कि ये क्या बन जाएगा इसके लिए रिएक्टेंट, ये वाली बात समझ में आ गई। इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्योंकि साइन इधर जा रहा है इसका, ये सी और डी क्या बन जाएगा रिएक्टेंट, तो ए और बी क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, जिससे हमें मतलब नहीं है। बताओ सी और डी उसका क्या एक्टिव मास और साथ में क्या N1 और N2। अब आया समझ में, क्लियर सबको, सो गया क्या, आया समझ में विक्की, नहीं आया समझ में, समझा पाओगे नहीं आया, एक बार कॉपी कॉपी सामने रखो। हाँ भाई और कोई है इसको समझ में नहीं आया, एक ही बात हो। हाँ दो, हाँ कॉपी सामने रख, कॉपी सामने रख अपने, लिखना बाद में, पहले वो जो मैंने लिखाया है आपको लूमा, उसके बाद वाली लाइन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू लूमा के बाद वाली, अकॉर्डिंग टू लूमा के बाद वाली पढ़ो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू करना, प्रोडक्ट माने इनटू करना, मतलब हमने दोनों का इनटू कर दिया है। एक्टिव मास मतलब हमने ब्रैकेट लगा दिया है, किसका एक्टिव मास रिएक्टेंट का, देखो आगे लिखा होगा। बताओ इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, ए और बी। आखिर में क्या लिखा है, रेज्ड टू द पावर ऑफ, रेज माने होता है कि पावर लगाना, किसकी पावर लगाना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, इसकी पावर क्या है m1 लगा दी, इसकी क्या है m2 लगा दी, इसमें n1 n2। अब आया समझ में, आया। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a पावर 2, खत्म। बिल्कुल, इसको समझ में नहीं आ रहा हो m1 m2 से, उसे यहाँ आ गया होगा। हम एक काम करते हैं 2a + 3b, a का स्क्वायर और b का क्यूब और दोनों का इनटू। अब किसी को दिक्कत आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो एक काम करो, यहाँ से करो स्टार्ट, लिखो यहाँ से जो है यहाँ तक लिखो। हाँ भाई इधर देखो, इधर इधर देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक ही बात, ठीक है। हाँ वो मैं भूल गया था, समझ में आ गया ना। मतलब एक समराइज फॉर्म बोल सकता हूँ मैं, लोमा में हमें किसको लेना, रिएक्टेंट को कि प्रोडक्ट को, सिंपल बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को। हाँ अगर बैकवर्ड होती है तो अपने आप प्रोडक्ट क्या बन जाता है रिएक्टेंट, वो अलग बात है। लेना किसको है सिर्फ और सिर्फ, इसलिए मैंने बोला कि अगर मेरे को ये रिएक्शन दिख रही है, अरे यार जैसी, चलो वो एक ही, कोई समझ गया ना बात को। हाँ मतलब मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि वो लोमा के आधार बताई गई थी। मॉलिक्यूलरिटी 5 है इसकी, अगर ये सिंपल रिएक्शन होगी तो, कॉम्प्लेक्स होगी तो नहीं होगी। कौन सा वाला, उसमें हमने एक नया चीज़ पढ़ा था, रेट कांस्टेंट और भी चीज़ पढ़ी थी जो प्रैक्टिकल चीज़ थी। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 3 होगी, याद। चलो लिखो इसको, आगे बढ़ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट और लूँगा आपके, 10 मिनट बस, जब बीच में छोड़ देंगे यार, तुम क्लास में तो 15 में स्टार्ट हुई है यार।
सर छोड़ दीजिए, सर से बोल दिया करो अगली बार से ना। हाँ हो गया, सबका हो गया वहाँ तक। तूने तो खा लिया ना, खा लिया तूने तो, खा लिया तूने तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इधर देखो, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। RF हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, बराबर ये रहेगा अपना M1 M2। यहाँ पर आता है क्या, कांस्टेंट, दैट इज KF। इसे बोलते क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब बहुत जरूरी बात, आप सब जानते हो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये तो मानते हो कि इक्विलिब्रियम चल रहा है अपना इधर रिएक्शन का। हम सब जानते हैं दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। हमारे पास वैल्यू क्या हो गया इन लोगों को, क्या हो गया भाई पीछे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया यार, बातें कर रहे हो लगातार, समझ लो यार। इसकी वैल्यू रख दें, KF A M1 M2 बराबर, इधर बोलें KB C N1 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करें, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर लेते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं, आराम से देखना। KF इधर रखना हमने, KB हमने इधर ले लिया, ठीक, बराबर ये पहले से वहीं पर था। यहाँ कौन पहुंच गया, पूरा उठ के पहुंच गया यहाँ पर, सही बात है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये यहाँ कौन क्या आया है, जो मतलब बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज K। हाँ सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज कंसेंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चला ले चला, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि K की वैल्यू क्या रहेगी, आप क्या बोलोगे, KF अपॉन KB। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज फॉरवर्ड ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। फॉरवर्ड का K कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये देकर ये पूछ ले एग्जाम में, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट इतना है, K पूरी रिएक्शन का कांस्टेंट इतना है, बताओ बैकवर्ड का कितना होगा, कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर पता होगा KF अपॉन KB होता है तो ही कर पाओगे, KB अपॉन KF कर दिया आपने, उल्टा हो पाएगा ना। अब दूसरी बात बताओ मेरे को, ये पूरा क्या है, C और D क्या है बताओ, प्रोडक्ट, नीचे क्या है, रिएक्टेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर भी है, बताओ। मैंने ब्रैकेट में लगा दिया दिखाने के लिए कि और कुछ मतलब है इसका। एक्टिव मास, मैंने एक्टिव मास को लिया है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर, नीचे किसका, रिएक्टेंट का। अच्छा ये मैंने इसके बराबर क्यों लिखा, बिकॉज यही तो लिखा है इसके बराबर। चाहे K को आप K की टर्म्स में बोलोगे तो क्या बोलोगे, फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड, और अगर कंसंट्रेशन टर्म में बोलो क्या बोलोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जिसको ये याद रहेगा ना उसका काफ़ी काम बनना आसान हो जाएगा। हमने जो उल जरूर काम किया है ना, इसी के लिए किया है, इतना काम हमने किया है ना, सब इसी के लिए किया है। अब मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर के एंड तक अगर मैं कभी पूछता हूँ आपसे K की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, हमेशा बोलोगे फॉरवर्ड ऊपर बैकवर्ड KF अपॉन में KB। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली बात करूंगा तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा। इसको लिखो आराम से। अब आप खुद सोचो, बताओ मेरे को, अगर मेरा K बढ़ गया बहुत ज़्यादा, समझना बात को, मेरा K बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा K है, तो कौन स्टेबल होगा, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। सोचो खुद सोचो, K और PR, अगर K बहुत ज़्यादा है मतलब कौन ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, तो स्टेबल कौन होगा, उल्टा कर दो, K बहुत कम है तो कौन स्टेबल होगा, रिएक्टेंट।
कर पाओगे? करो, इधर से करो। अच्छा एक काम करना, इसके बगल में मत लिखना, इसके बाद लिखना इसको। और हाँ मेरी बात एक और सुन लो, ये आपका के जो है ना, के हो सकता है केपी हो और हो सकता है वो केसी हो। अच्छा सी माने कंसंट्रेशन, ये सारा क्या चल रहा है हमारा, केसी चल रहा है। केपी माने अगर कोई गैस आ गई, उसका एटीएम आ गया, प्रेशर आ गया, वो क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। क्लियर है? केपी के अंदर हम प्रोडक्ट में क्या रखेंगे, प्रेशर रखेंगे। केसी में अंदर क्या रखेंगे हम, कंसंट्रेशन रखेंगे। इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं कि और करके कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, एक ही बात है। कर पाएंगे ना? ये दो बातें लिख दी मैंने, इसको लिखो। आप सब मतलब जानते हो इसका। बताओ अगर सॉलिड ले लूँगा तो उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा? तो अगर सॉलिड ले लूँगा इन दोनों में मैं, तो एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1। इससे मतलब ही नहीं है कुछ, इसका भी 1 इसका भी 1 तो 1 ही आ जाएगा, क्या मतलब है ना। और केपी मतलब प्रेशर, और प्रेशर आप सब लोग जानते हो सिर्फ किसका होता है, गैस का होता है। और केसी किसके लिए, गैसेस और सॉलिड्स, सॉरी अरे यार लिक्विड्स। क्योंकि आप सब जानते हो कंसंट्रेशन वाटर के निकाल सकते हैं ना, वाटर क्या है, लिक्विड। क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी एक दो बातें और बस। मैं क्लास संडे को तो पक्की है, हो सकता है बीच में हो जाएगा क्लास। तो बनाओ ना ग्रुप, बनाओ ग्रुप बनाओ। हो गया बात कर लेंगे बाद में, पहले 2 मिनट हो गया। बताओ भाई, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो, कौन सा रेशियो होता है, के? बताओ किसका रेशियो के होता है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से किस किस का रेशियो के होता है? मतलब फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर प्रोडक्ट अपॉन, और इन टर्म्स ऑफ के एफ अपॉन के बी, और प्रोडक्ट अपॉन, पहला क्या है, के एफ अपॉन के बी, दूसरा क्या है, याद रखोगे? प्रोडक्ट की जगह रेटिंग तो नहीं कर दोगे? हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट बस लास्ट बात है आज के लिए, इस पर लगा लो जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लो। जहां तक चांसेस हैं पूरे 90% इस साल क्वेश्चन यहीं से आएगा। रिलेशन मैंने बता दिया, केपी क्या होता है, प्रेशर के लिए के, केसी बता दिया, कंसंट्रेशन के लिए के। दोनों का रिलेशन क्या होगा आप सब जानते हो। रिलेशन के बारे में कोई डेरिवेशन का मतलब नहीं है, सिंपल सा रिलेशन, केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा। और मेरे ख्याल से डेल्टा एन जी सबको आता होगा। डेल्टा एन जी किसको नहीं आता? डेल्टा एन जी निकालना किसको नहीं आता? नहीं आता। और किसको नहीं आता? सही में नहीं आता। सही में भूल गया होगा। हाँ जिसको आता है बताएगा। तरुण बता, अरे बता बता बता। फॉर्मूला याद रख लिया, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी। मतलब केपी क्या जानते हो, केसी क्या जानते हो, आर क्या है,
गैस कांस्टेंट, T क्या है, एंड डेल्टा Ng इज डेल्टा Ng भाई, हाँ हमेशा कैसे जीरो, जीरो नहीं, हाँ जीरो 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 जीरो, हाँ भाई पीछे आप सौरभ, सौरभ नाम है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सी बात। देखो इधर 3B प्लस 5C 2A, बताओ क्या हो डेल्टा Ng, कुछ नहीं बोला, सारे गैसी हैं, हाँ -6, फाइनल कितना है 2, माइनस लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया 8, कितना आ गया। अगर मैंने यहाँ पर यहाँ L या सॉल्ट कर दिया होता तो क्या होता, इसे काट देते, 2 - 3 कितना आता -1, मैं अगर इसको भी हटा देता तो कितना बचता, ओनली 2। अगर मैं इसको हटा देता, इसको रहने देता, 2 - 5, आई बात समझ में। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, गैस की, ठीक है। आज के लिए इतनी, नेक्स्ट क्लास में समझ लो आप, एक क्वेश्चन नीट का क्लियर है, नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी हो एक क्वेश्चन क्लियर है नीट में।